नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बेटा और आप देख रहे हैं चंबा हलचल। चंबा हलचल की आज की सुर्खियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष से जुड़ी है। उन्होंने आज अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। ये त्यागपत्र उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को भेजा है। हम यहाँ ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने त्यागपत्र में क्या लिखा है। चंबा हलचल मीडिया को उनका एक त्यागपत्र जो उन्होंने भेजा है हमारे हाथ लगा है, हम उसी त्यागपत्र को पढ़ के सुनाने वाले हैं ताकि आपको पता चल सके उन्होंने अपने त्यागपत्र में क्या लिखा है और किस वजह से ये त्यागपत्र उन्होंने दिया है। आपको इस त्यागपत्र की जो वर्डिंग है वो जैसा उन्होंने लिखा है वही आपको सुनने को मिलेगी। आप बने रहे चंबा हलचल के साथ। मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। उन्होंने लिखा है, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, सादर नमस्कार। गत दिनों स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की कथित ऑडियो सीडी वायरल हुई, जिसके मद्देनजर प्रदेश सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए डायरेक्टर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया और विजिलेंस विभाग पूर्ण जांच कर रहा है। इसी मध्य चंद लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की ओर उंगलियां उठाई गई। उन्होंने बाद में ये भी लिखा है, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकरण का भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है और भाजपा का दामन पाक साफ है। इस प्रकरण को भाजपा की ओर इंगित करना जहां सरासर अन्याय है, वहीं भाजपा हिमाचल प्रदेश द्वारा कोरोना महामारी के दौरान की गई समाज सेवा का भी अपमान है। हिमाचल प्रदेश भाजपा ने इस संकट की घड़ी में पूरे प्रदेश में बूथ स्तर पर जन जागरण अभियान चलाया है। उन्होंने ये भी लिखा है, 3000 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके 60,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने संवाद किया है और उन्हें समाज सेवा के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप 5 लाख से अधिक भोजन के पैकेट, 1,10,000 से अधिक राशन की किटें, 30 लाख से अधिक फेस मास्क जनसाधारणों को वितरित किए गए। ये जो हम पत्र जो पढ़ के सुनाने वाले हैं, ये जगत प्रकाश नड्डा जी को जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने भेजा है वही हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि लगभग 10 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में छोटी छोटी राशियों के रूप में जमा करवाए गए हैं। प्रदेशवासियों का आत्मविश्वास बढ़ाकर रखा, ये संकल्प किया कि कोई भूखा ना सोए, इसे पूरा किया गया। ये उन्होंने अपनी पार्टी का यहाँ जिक्र किया है। और उन्होंने नेक्स्ट पैरे में ये लिखा है, क्योंकि मैं डॉक्टर राजीव बिंदल भाजपा हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और हम चाहते हैं कि कथित भ्रष्टाचार की संपूर्ण जांच हो और किसी प्रकार का दबाव ना हो। आते मैं उच्च नैतिक मूल्यों का ध्यान में रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के पद से त्यागपत्र दे रहा हूँ। ये उन्होंने अपने जो त्यागपत्र में जिक्र किया है। और इसमें लास्ट लाइन में ये भी लिखा है, स्मरण रहे मैं केवल उच्च नैतिक मूल्यों के आधार पर त्यागपत्र दे रहा हूं। और इस त्यागपत्र के नीचे डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। आप समझ सकते हैं ये जो त्यागपत्र है इसको लेकर तरह तरह की चर्चा है, लेकिन हमने वही पढ़ के सुनाया है जो उन्होंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने भेजा है। ये जो त्यागपत्र का मसला इसलिए बताया है क्योंकि मीडिया में तरह तरह के चर्चे हैं कि डॉक्टर बिंदल ने इस्तीफा दिया है। तो क्यों दिया है, हमने ये आपको उस लेटर को पढ़ के सुनाया है, तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि उन्होंने क्यों त्यागपत्र दिया है। गत दिनों स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की कथित तौर पर एक ऑडियो सीडी जारी हुई। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए निदेशक महोदय को गिरफ्तार किया और विजिलेंस को मामला दे करके संपूर्ण उसकी जांच का काम जारी है। फिर भी चंद लोगों द्वारा इस ऑडियो सीडी को भारतीय जनता पार्टी के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली जोड़ने का काम किया गया। मैं यह विश्वास के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इस ऑडियो सीडी का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 महीने में मात्र समाज सेवा के काम में पूरी तरह संलग्न रही। 3,000 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करके 60,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को जागृत करते हुए
लाखों लाखों लोगों को भोजन राशन वितरित किया गया और फेस कवर बनाने का एक अभियान शुरू किया गया। इस प्रकार के कार्य को प्रेरणा देने की बजाय ये भारतीय जनता पार्टी के साथ इस कुकृत्य को जोड़ना, कथित कुकृत्य को जोड़ना, ये अन्याय होगा। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा ऐसा मानना है, इस प्रकरण की पूरी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। जांच किसी तरह से प्रभावित ना हो, इसलिए मैं अध्यक्ष होने के नाते अपना त्याग पत्र मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को प्रेषित कर रहा हूं। यह स्मरण रहे कि यह त्याग पत्र केवल और केवल मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष के इस्तीफे के संदर्भ में आज सीएम ने कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि चारों तरफ से जो एक ऑडियो वायरल हुआ था खरीद फरोख्त को लेकर, उसके संदर्भ में तरह तरह के आरोप लग रहे थे, लेकिन डॉक्टर राजीव बिंदल ने इस दौरान अपना इस्तीफा देना अच्छा समझा है और उन्होंने नैतिक मूल्यों के आधार पर ये इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा क्योंकि भाजपा का इस खरीद फरोख्त यानी जो हेरा फेरी के साथ कोई भी नाता नहीं है, क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष के ऊपर कई तरह के लोग आरोप लगा रहे थे और जांच प्रभावित ना हो, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देना अच्छा समझा है। उन्होंने इस इस्तीफे का स्वागत करते हुए कहा कि क्योंकि राजीव बिंदल ने ये जो इस्तीफा दिया है अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर दिया है और इस इस्तीफे को मंजूर किया जाएगा या नामंजूर किया जाता है ये पार्टी हाईकमान का फैसला है। फिलहाल उन्होंने इस संदर्भ में टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि इस्तीफा मंजूर होगा या नामंजूर होगा, लेकिन ये जो फैसला होगा उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं। देखिए, जो बिंदल जी के इस्तीफे के सिलसिले में आप पूछ रहे हैं, उन्होंने नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देने की बात कही है और त्याग पत्र उन्होंने भेजा है। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस सारे विषय पर निर्णय लेंगे और इसलिए इस पर कोई टिप्पणी उचित नहीं है अभी इस पर। लेकिन इतना जरूर है कि इस सारे विषय में विपक्ष वाले कुछ लोग अनावश्यक रूप से जो उठाने की कोशिश कर रहे थे, मैं समझता हूँ इस सारे विषय में बिंदल जी ने जो कदम लिया है अपनी ओर से, ऐसी परिस्थिति में कि लोग बार बार आरोप लगाते रहे, इससे बेहतर है कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने त्याग पत्र लिया है। ये निर्णय उन्होंने लिया है और उस निर्णय के मुताबिक उन्होंने अपना त्याग पत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा। आगामी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उस पर निर्णय करेगा। इससे ज्यादा सर विपक्ष ये मांग कर रहा है कि किसी निष्पक्ष जांच इसकी होनी चाहिए। इसके लिए कुमार जी ने भी पत्र बड़ा साफ कह रहा हूं मैं कि जांच निष्पक्ष हो रही है और किसी को इस जांच पर उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। सर, अंडर सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को भी पीएमओ ने लगाया है जांच के लिए, ये भी जानकारी है? आपको लगता है उससे निष्पक्ष जांच? देखिए, मुझे इस सारी बात की जानकारी नहीं है जो आप लोग बता रहे हैं, लेकिन इतना मैं कह रहा हूँ जहाँ तक हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से इस सारी विषय का संदर्भ है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब हमने इसमें निर्णय किया कि कोई जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी हैं, और मैं उस पर आज भी कायम हूँ, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे और जांच निष्पक्ष होगी। हमारी अगली सुर्खी डीजीपी पुलिस से जुड़ी है। डीजीपी पुलिस की ताजपोशी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो वर्तमान डीजीपी हैं सीताराम मर्डी 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद उनकी जगह किसकी ताजपोशी होनी है, इसको लेकर तरह तरह की चर्चा है और राज्य सरकार की ओर से एक पैनल तैयार किया गया था। हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो डीजीपी की तैनाती होती है वो यूपीएससी के माध्यम से होती है। ये पैनल जो तैयार किया जाता है ये राज्य सरकार की ओर से भेजा जाता है और यूपीएससी के माध्यम से इनकी चयन प्रक्रिया चलती है। तो जो चयन प्रक्रिया जिस पे चर्चा चल रही है, 3 लोगों के नाम टॉप पे हैं। एक संजय कुंडू
और साथ में संजीव रंजन है और साथ में सोमेश गोयल हैं। 3 में से किसी एक का डीजीपी बनना तय है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि संजय कुंडू का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। संजय कुंडू का नाम इसलिए सबसे ऊपर बताया जा रहा है क्योंकि ये सीएम के खास बताए जा रहे हैं और सीएम का जो खास होता है उसे ही इस ओहदे पर तवज्जो दी जाती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस के जो डीजीपी बनने वाले हैं वो संजय कुंडू बनने वाले हैं। सिर्फ औपचारिकता बची है और ये 31 मई के बाद इसका ऐलान होने वाला है। हमारी अगली सुर्खी टैक्सी और ऑटो से जुड़ी है। टैक्सी और ऑटो के संदर्भ में गाइडलाइन तैयार हो गई है। यानी ऑटो में 2+1 यानी चालक के साथ 2 सवारियाँ बैठ सकती है। साथ ही टैक्सी में 3+1 यानी एक चालक होगा और साथ में उसके साथ 3 सवारियाँ बैठ सकती है। इस गाइडलाइन के संदर्भ में अंतिम फैसला राज्य सरकार की ओर से लिया जाना है, लेकिन ये जो गाइडलाइन बन चुकी है सिर्फ औपचारिकता बची है। इसके संदर्भ में जब अधिसूचना जारी होगी उसके बाद ऑटो और टैक्सियाँ चलनी शुरू हो जाएगी। ये प्रदेश सरकार का मसला है। प्रदेश सरकार जैसे इस संदर्भ में अधिसूचना जारी करेगी उसके बाद पूरे प्रदेश भर में टैक्सी और ऑटो चलने शुरू हो जाएंगे। हमारी अगली सुर्खी 4 वर्षीय एक ऐसे बेटे से है जिसकी माँ खिड़की से उसे निहारती है। हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऊना में 2 डॉक्टर यानी जो 4 वर्षीय बेटा है उसके माँ बाप डॉक्टर हैं और कोरोना से संबंधित मरीजों का इलाज करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कोरोना से संबंधित मरीजों का इलाज करने के बाद अपने बच्चों से कैसे मिल सकते हैं। इसलिए भावनाएं होती हैं, लेकिन उन भावनाओं को वो नियंत्रित करते हुए जो माँ है 4 वर्षीय बेटे की, वो अपने बच्चे को खिड़की से बाहर से ही देखती है और वहीं से वापस चली जाती है। आप ये समझ सकते हैं कि कितनी उस टाइम भावनाएं होती हैं, लेकिन ममता भी होती है, लेकिन वो बाहर से ही उस बच्चे को देखती हैं और फिर ड्यूटी करने चली जाती हैं। और ये जो बच्चा है 4 वर्षीय बच्चा, ये अपने दादा दादी के साथ रहते हैं और जो डॉक्टर हैं, दोनों डॉक्टर जो कोरोना पेशेंटों का इलाज कर रहे हैं वो अलग रहते हैं क्योंकि उनको ड्यूटी करने के लिए जाना पड़ता है। इसलिए दादा दादी के पास ही 4 वर्षीय बेटे को रखा गया है, क्योंकि जब बच्चे की याद आती है तो ये माँ अपने 4 वर्षीय बेटे को देखने के लिए आती है, लेकिन उसे अपने गले से लगाने के बजाय बाहर से ही देखती है और चल पड़ती है अपनी ड्यूटी की ओर। हमारी अगली सुर्खी 8 वर्षीय एक ऐसे बेटे से है जिसकी मोबाइल की बैटरी फटने से आंखें झुलस गई हैं। हम आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि आज मंडी में ऐसा हुआ है, एक बच्चा मोबाइल में कुछ देख रहा था, इस दौरान अचानक बैटरी फटी और एक बैटरी से कुछ एसिड निकला और वो उसकी आंखों में घुस गया और उसकी आंखें झुलस गई हैं। बहरहाल इस बच्चे को 8 वर्षीय बच्चे को इलाज के लिए आईजीएमसी शिमला में ले जाया गया है। इस संदर्भ में मामला भी पुलिस की ओर से दर्ज किया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो बच्चा था वो आराम से मोबाइल देख रहा था और वो अचानक उसकी बैटरी फटी और उसकी आंखें झुलस गई हैं। हम इस खबर के माध्यम से ऐसे माँ बाप से एक आह्वान करते हैं जो अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं और उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि एक मोबाइल की बैटरी किस हालात में फटी होगी, तो ये तो जांच का विषय है, लेकिन अब हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है कि जो मोबाइल यूज करते हैं बच्चे, उनसे वो छीनना पड़ेगा, अन्यथा इस तरह के हादसे हो सकते हैं। हमारी अगली सुर्खी शराब के ठेके से चोरी करने के मामले से जुड़ी है। पठानकोट जालंधर रोड पर डमटाल थाने के अंतर्गत एक शराब का ठेका बंद रहता है, लेकिन ना तो उस ठेके का शटर खुलता है और ना ही कोई दरवाज़ा खुलता है, लेकिन वहाँ से शराब की चोरी हो जाती है। आप समझ सकते हैं जो चोर होगा कितना शातिर होगा। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे, तब भी वो उस सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हो पाया। खैर, कानून के हाथ लंबे होते हैं और वो चोर पकड़ा गया है। हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं, एक शराब का ठेका है, डमटाल थाने के अंतर्गत आता है। वहाँ पर शटर के भीतर यानी 6 इंच का कोई फासला था। 6 इंच के फैसले से यानी वो जो चोर था वो घुसता रहा। पहले दिन उसने 22,000, उसके बाद 30,000 की वो शराब की खेप वहाँ से उड़ाता रहा और ये नशे का आदी था और छोटी एज का ये युवक है।
हम चंबा हलचल मीडिया ग्रुप के माध्यम से आपको वो फुटेज भी बताएंगे कि उसने कैसे लॉकडाउन की अवधि में चोरी की है। आप समझ सकते हैं कि जो नशे की लत होती है वो कितनी ख़राब होती है। इस युवक ने नशे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया है। जो वो सेल्समैन था उसने बताया कि वो भी हैरान थे क्योंकि लॉकडाउन की अवधि के दौरान जो शराब का जो कोटा होता है वो बिका नहीं था, लेकिन पहले दिन जब उन्होंने ठेके के भीतर देखा तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोटा गायब था। फिर उनको लगा कि शायद उन आगे पीछे रख दिया होगा क्योंकि और भी वहाँ पर सेल्समैन काम करते थे, लेकिन अगली बार फिर वैसा ही हुआ और चूँकि वो सेल्समैन ही उस ठेके को खोलता था, लेकिन अगली बार जब उसने देखा तो काफ़ी शराब का कोटा गायब था। फिर उन्होंने उस शराब के ठेके में, यानी कि जो सेल्समैन ने अपने जो शराब का बड़ा ठेकेदार था उससे रिक्वेस्ट करके वहाँ पर CCTV कैमरे लगवाए, 3 कैमरे लगवाए थे। और ये चोर इतना शातिर था, 2 कैमरों में वो कैद नहीं हो पाया। उसने कैमरों के जो मुंह थे वो घुमा दिए गए थे, लेकिन जो तीसरा कैमरा था उस पर उस चोर की नज़र नहीं थी और वो उसमें कैद हो गया। और ये जो फुटेज है आप ज़रूर देखिए कि ये कितना शातिर चोर था, उसने कैसे ये चोरी की। हमारी अगली सुर्खी 14वें और 15वें वित्त आयोग से जुड़ी है। यानी 14वें वित्त आयोग से जुड़े जो कार्य हैं जो रुके पड़े हैं उनकी अवधि 31 मार्च 2020 थी, लेकिन राज्य सरकार ने अब उसकी समय सीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। यानी 14वें वित्त आयोग का जो बजट है वो 15वें वित्त आयोग के तहत ही खर्च किया जा सकता है। यानी दोनों वित्त आयोग साथ साथ चलेंगे। 14वें वित्त आयोग के तहत भी बजट खर्च किया जाएगा, साथ ही 15वें वित्त आयोग के तहत भी अब विकास कार्य हो पाएंगे। ये सबसे बड़ी राहत है प्रदेश की जनता के लिए, और जो खासकर जो रोजगार के लिए तरस रहे थे, ये इस बजट के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिलने वाला है। हमारी अगली सुर्खी भाजपा से जुड़ी है। भाजपा से जुड़े मोर्चों के कुछ पदाधिकारी बनाए गए हैं। हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष अनिल को बनाया गया है। ये भरमौर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हैं। और इसी के साथ भाजपा ST मोर्चा का उपाध्यक्ष राकेश ठाकुर को बनाया गया है। साथ ही महिला मोर्चा का जो उपाध्यक्ष है वो धनो देवी को बनाया गया है। हमारी अगली सुर्खी मंडी में अंतिम संस्कार के दौरान बाधा उत्पन्न करने वालों से जुड़ी है। हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि एक महिला पॉजिटिव पाई गई थी, कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी और उसकी बाद में डेथ हो गई थी। उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, लेकिन इस दौरान कुछ लोगों ने बाधा उत्पन्न की थी। जब इस महिला को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था तो इस दौरान कुछ लोगों ने एम्बुलेंस का रास्ता रोका और पुलिस की गाड़ियां भी रोककर वहां पर पत्थर नीचे फेंक दिए थे। बहरहाल वहां के जो DC मंडी हैं ऋग्वेद ठाकुर, उन्होंने जब इस मामले में हस्तक्षेप किया तब जाके अंतिम संस्कार की व्यवस्था हो पाई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। उन्होंने कहा कि ये बहुत संवेदनहीनता का मामला है। एक तरफ एक की डेथ होती है और उसे अंतिम संस्कार करने ले जाया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी स्पष्ट करते हुए कहा कि जब कोई कोरोना पेशेंट होता है उसकी डेड बॉडी को पूरी तरह से डिसइंफेक्ट किया जाता है और जब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तो किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं और इसको लेकर तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि इसकी वजह से वायरस ज़्यादा फैलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो DC जो वहाँ की मंडी है ऋग्वेद ठाकुर ने स्पष्ट करते हुए कहा था कि जब डेड बॉडी को जलाया गया उस डेड बॉडी को वायरस से डिसइंफेक्ट किया गया था। वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम होती है, इसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं ताकि इस वायरस का ज़्यादा दायरा ना फैले। और उन्होंने ऐसे लोगों से अपील की है जो इस बीमारी को लेकर तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि वो दहशत ना फैलाएं, क्योंकि ये बीमारी है और इसका
इससे बचाव ही इसकी सावधानी है। तो ये थी आज की सुर्खियां। कल फिर से सुर्खियां लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।